वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल का, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आने वाले सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद का असेसमेंट कर सकते हैं कि आप के अंदर सीडीपी के बारे में आप की एबिलिटी कितनी है, कितना स्कोर कर पाते हैं आप। तो पूरी वीडियो को देखें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है मुख्य रूप से वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला है, आकलन बहुत किफ़ायती है होना चाहिए। मतलब इस आकलन में क्या होता है कि महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता से मिल जाता है। तो इसलिए स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है इस सिद्धांत पर है, तो ऐसा नहीं है। दो में है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है कि बाहर से कोई अगर परीक्षक आएंगे आपकी परीक्षा लेने या आपकी एबिलिटी को जांचने, तो आपके स्कूल के बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ये सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दो सही है, लेकिन हम तीन चेक करेंगे। तीन में है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए। इस पर जो स्कूल असेसमेंट है इस पर आधारित नहीं होता है। और चार में है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। ऐसा भी नहीं है। तो सेकंड बिल्कुल सही है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, तो एक क्लासरूम है उसमें बच्चे जो हैं अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्त करते हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। वहाँ बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके के हैं, व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं। तो एक समान अगर आप शिक्षण मेथड को जो है लर्निंग मेथड को अपनाएंगे तो इस पर बल देंगे, तो ये क्या होगा, ये आपकी मतलब इसमें बच्चे पॉजिटिवली नहीं सीख पाएंगे। तो वन तो नहीं होगा। और बी में है, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर बच्चे क्या हैं व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं, तो आप सीखने के भी अलग अलग तरीके को बच्चों के सामने उपलब्ध कराइए, ताकि बच्चे अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो बच्चे इसको आसानी से सीख सके। तीन में है कि कठोर अनुशासन, कठोर जानते हैं कि नेगेटिव वर्ड है। और चौथा है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं तो आप परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे, नहीं, परीक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आप उनके लिए विविध अवसर है उपलब्ध कराएंगे। तो सेकंड बिल्कुल सही है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वो जो वाइगोत्स्की साहब हैं उनका क्या मानना था कि बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखते हैं। अगर आपने वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ा है तो उनका थ्योरी तीन चीज़ पर ही बेस्ड है, सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सामाजिक। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। तो एक शिक्षिका जो है, एक टीचर जो है, वो क्या कर रही है, बच्चों के अंदर विभिन्न अधिगम शैलियों, बच्चों के सामने वो कई तरह के लर्निंग मेथड का इस्तेमाल कर रही है। तो वो बच्चे के अंदर के किस चीज़ को संतुष्ट करना चाह रहा है, वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है। तो वो किस साइकोलॉजिस्ट से प्रभावित है। आपको चार साइकोलॉजिस्ट और उनका नाम और वो कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो आपको जवाब देना। पहला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। देखिए, पियाजे ने ऐसा नहीं कहा है, पियाजे ने किस पर ज़्यादा फोकस दिया है, मैच्योरिटी पर और स्टेज पर। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि टीचर वहाँ पर जो है, टीचर क्या कर रहा है कि कई तरीके के लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि बच्चे, जब देखिए बच्चे क्या हैं, अलग अलग समाज से आए हुए बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उनमें भिन्नता पाई जाएगी। हो सकता है कि कोई बच्चे इस एक मेथड से नहीं समझे तो हम उसके लिए दूसरा मेथड, अल्टरनेट मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इस पर बिल्कुल भी नहीं है। तीन में है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि गार्डनर साहब ने बुद्धि के 9 सिद्धांत दिया और उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि एक बच्चे के अंदर सारी बुद्धि नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी के अंदर 2 बुद्धि हो, किसी के अंदर 3 बुद्धि हो, किसी के अंदर 4 बुद्धि हो। तो टीचर जो है, अगर वो अल्टरनेट
टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेगा तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक मेथड से नहीं समझेंगे तो दूसरी मेथड से समझ लेंगे, इसलिए थर्ड बिल्कुल सही है। और चार में वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक तब ठीक होगा जब बच्चे समाज से सीखेंगे, बड़ों से इंटरेक्शन करके सीखेंगे, तो ये भी नहीं होगा, थर्ड बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपगम खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। तो टीचर जो है वो शिक्षिका क्या करती है, अपने आप कभी भी उत्तर नहीं देती है चीज़ों का, वो बच्चों के अंदर ही एक सहयोगात्मक अधिगम मतलब एक दूसरे से सीखने के लिए या ग्रुप में बच्चों को चर्चा करने के लिए देती है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सक्रिय भागीदारिता, इसमें बच्चे क्या होंगे, एक्टिवली बच्चे किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल सही है। और दो में है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। देखिए आपको एलिमिनेट भी यहाँ नहीं करना है, यहाँ बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं समूह चर्चा कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम मतलब एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो ऐसा किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी पियाजे साहब और वाइगोस्की साहब, इन लोगों का थ्योरी इसी पर, रचनावादी पर ही बेस्ड है। तो वन इज द राइट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? यहाँ किससे संबंधित बोला है? शिक्षक से। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक जो है शिक्षक के अधिगम शिक्षक से संबंधित अधिगम किससे प्रभावित होगा? चार ऑप्शन है। विषय वस्तु में प्रवीणता, बिल्कुल अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको अपने विषय पर मतलब अच्छे से पकड़ होना चाहिए, आपको विषय की पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बच्चे के साथ अपने ज्ञान को शेयर कर पाएंगे, बच्चे आपसे कुछ सीख पाएंगे। तो ऐसा एक जो है बिल्कुल होना चाहिए। और दो में बैठने की उचित व्यवस्था, ये आपकी व्यवस्था से संबंधित है। तीन है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ये देखिए इससे क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। और चार में है उसे वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, इस यहाँ भी बच्चे, देखिए ये बाकी जो तीन ऑप्शन है यहाँ बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन यहाँ बात टीचर की हो रही है, शिक्षक से संबंधित हो रही है। तो विषय वस्तु में प्रवीणता यानी एक टीचर को उसके विषय वस्तु में जो वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो वन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देती है, ये दर्शाता है। तो अगर उस स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो वहाँ क्या करती है, वहाँ के स्कूल जो है संस्था क्या करता है कि लड़कियों को उस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा वरीयता देता है, लड़कों को कम देता है। इसका मतलब कि वो जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक पूर्वाग्रह पर वो स्कूल आधारित है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जो जिसको अभी नया वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता जिसके लिए अभी यूज़ होता है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति है। अब जब बीजों का अंकुरण टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों को तो सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा हो सकता है? पहला है विस्तृत व्याख्या करना, मतलब आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो क्या इससे बच्चे प्रभावी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए जब किसी भी चीज़ को बच्चे को समझाना पड़ता है, और बात यहाँ पर प्राइमरी लेवल की हो रही है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, तो छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे के सामने आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे तो उतने अच्छे से नहीं समझेंगे जितने अच्छे से उनको चीज़ें मूर्त रूप से दिखाया जाए, उनका अवलोकन कराया जाए। तो एक तो नहीं होगा। और दो में है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, बिल्कुल सही है। बच्चे को आप क्या करेंगे, बीज बोने के लिए सिखाएंगे, और जब वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, जैसे चना अंकुरण निकलता है चना का, अगर आप उसको दिखा देंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे उस चीज़ को अवलोकन कर लेंगे, तो उनकी समझ ज़्यादा बनेगी, क्योंकि आप मूर्त रूप से चीज़ों को दिखा रहे हैं। तीन में है कि सायाम पाठ पर चित्र बनाना और वर्णन करना, एक तो एक्सप्लेन करके नहीं होता है, और चित्र बनाने से अच्छा है कि उस चीज़ को आप मूर्त रूप से दिखा दें, तो थर्ड भी नहीं होगा। और फोर में है बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना, देखिए यहाँ भी चित्र दिखाने की बात हो रही है, तो सेकंड बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक बहुत आसान सा सवाल है, और VVI आप इसके सामने लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि कोई बच्चा अगर किसी स्कूल का फेल कर जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
पहला है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य है और कोई नहीं है। नंबर 2 में बच्चे ने उत्तरों की सही तरीके से नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से नहीं किया। हो सकता है कि आप जो पढ़ाए हैं उनको समझ में ही नहीं आया हो, तो वो कहाँ से उत्तर करेगा। 3 में बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आप एक टीचर होके ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमसे नहीं होगा, आप एक प्राइवेट ट्यूशन ले लो। 4 में है कि व्यवस्था फेल हुई। बिल्कुल, अगर एक बच्चा फेल हो रहा है आपके स्कूल से, तो वो बच्चा फेल नहीं हो रहा है, एक्चुअल में आपकी जो स्कूल फेल हो रही है, आपकी व्यवस्था फेल हो रही है। तो 4 बिल्कुल सही है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए, आप पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड था, अब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड। तो पहले शिक्षण, अब क्या हो रहा है, अभी उसी वर्ड को शिक्षण के जगह में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, अधिगम यानी लर्निंग। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है। पहला है परीक्षा जो है परिणाम पर केंद्रित हो, मतलब बच्चों को ये कहा जाए कि तुम्हें परीक्षा में अच्छा परिणाम लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो क्या इससे जो अधिगम है वो बेहतर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे इससे और उनके जो है इमोशनल कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, बच्चे डर जाएगा। और 2 पर हम चर्चा करेंगे। और 3 है रटने को प्रोत्साहित करके। तो आप बिल्कुल एक टीचर होके बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। चौथा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, मतलब शिक्षण के लिए कोई टेक्निक अपनाकर, तो इससे भी नहीं। और 2 में है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आप क्या करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसको अपनाएंगे। इसका मतलब है कि बच्चे को उसके अनुसार पढ़ाएंगे, बच्चे को एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ाएंगे, बच्चे को वो चीज़ पढ़ाएंगे जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो। सेकंड इज द राइट आंसर। प्रश्न है समावेशी शिक्षा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका क्या तात्पर्य है। पहला है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षक को सम्मिलित करने से संबंधित, मतलब ऐसे वर्गों को इसका मतलब है कि हाशिए पर होने, ये अर्थ होता है कि बैकवर्ड, एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग हैं शिक्षकों को उनसे ही मतलब सम्मिलित करने से संबंधित है। क्या एक टीचर होकर सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएं जो बैकवर्ड इलाके से आते हो, जहां शिक्षण की व्यवस्था सही नहीं है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ सारे बच्चे को एक जैसा मानना पड़ता है, तो एक तो होगा नहीं। 2 में कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है। बिल्कुल सही है। जब समावेशी शिक्षा है तो अलग अलग समाज के बच्चे आएंगे, अलग अलग संस्कृति के बच्चे आएंगे, तो वहाँ विविधता पाई जाएगी, कई तरह के लैंग्वेज होगा, तो ये कक्षा में विविधता को उत्सव बनाती है। सेकंड बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे दाखिले संबंधी कठोर। देखिए कठोर क्या है, नेगेटिव शब्द है, तो इसको पहले काट देना है। तथ्यों की परीक्षा मतारोपण से संबंधित, मतलब फैक्ट, सिर्फ फैक्ट चीज़ों का परीक्षा लेना है, तो ये ऐसा भी नहीं है। सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है कि जिसका 4 ऑप्शंस रहता है, एक होता है क्लोज टेस्ट, और एक होता है वही खाली जगह, उसी को बोला जाता है, और एक होता है सत्य असत्य, एक होता है मिलान करें। ये 4 होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको वस्तुनिष्ठ बोला जाता है। तो इन चारों में यहाँ पर कौन सा है, निबंध, जहाँ लिखने की बात आ गई वहाँ वो सब्जेक्टिव है। लघु जो जिसका छोटा छोटा आंसर होता है वो क्या है, वो भी सब्जेक्टिव है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, जैसे कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, इस पर लिखें, ये भी क्या है, ये सब्जेक्टिव है। और 4 में सत्य असत्य, ये क्या ऑब्जेक्टिव है। हमने आपको 4 ऑब्जेक्टिव बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो है विशेषता क्या है। पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बिल्कुल, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें बच्चों को जो है बैठने की व्यवस्था बहुत ही लचीलेपन होते हैं। बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, किसी के भी साथ बैठ सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे के समाज को जान पाएंगे, और बच्चे का समग्र विकास हो सकेगा। पहला सही है। दूसरा है केवल प्रस्तावित, केवल क्या है, नेगेटिव वर्ड है, उसको हटा देना है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। देखिए आप अगर टीचर हैं तो आप कभी भी इस पर फोकस नहीं करेंगे कि आप परीक्षा में बच्चे सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करें और बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं हो। बच्चों को चीज़ों को कैसे समझाएंगे, बच्चे कैसे समझ पाएंगे, इस पर फोकस करना है। जो है अंक मायने नहीं रखता है। अंक किन लोगों के लिए मायने रखता है, जो लोग ट्यूशन चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों के लिए मायने रखता है। और आप क्या है कि स्कूल टीचर हैं, तो आप इसको हटा देंगे। 4 में बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नहीं है, तो 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। आपको ये बताना है कि पियाजे ने कितने स्टेज दिया है और उन स्टेज का क्या नाम है।
कमेंट में आपको इसको लिखना है। और तो जो इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रक इंग्लिश में इसको बुलाता है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके ये 4 जो दिया गया है, तो इस सेंसरी स्टेज मोटर से संबंधित कौन सा होगा? पहला है सामाजिक मुद्दों से श्रोकर, दूसरा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जब बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं और मानसिक निरूपण भी करते हैं। तार्किक रूप से समस्या का समाधान ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता ये अमूर्त में होता है। और पहला है सामाजिक मुद्दों से श्रोकर, ये भी 3rd स्टेज में होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कैसे? कोहलबर्ग के अनुसार जो है एक शिक्षक बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दे सकता है? 1 नंबर में है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए कठोर शब्द नेगेटिव है और बच्चे को आप कठोर निर्देश देकर कुछ सिखा नहीं सकते, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकते हैं। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बिल्कुल भी नहीं। आप धार्मिक शिक्षा देकर आप क्या कर सकते हैं? बच्चों के अंदर मोरलिटी का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। 3 में व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऐसा भी नहीं है। और 4 में है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चों को गांधी जी के बारे में बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर जो मॉरलिटी होगी वो किसके होगी? गांधी जी की। आपने कभी सुना है कि कोई जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी चोर के बारे में बताता है कि वो फला चोर बड़ा अच्छा था? जब वो चोर था तो अच्छा कहाँ से था? तो बच्चों को हम ऐसी कहानियाँ सुननी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर पॉजिटिव मॉरल डेवलपमेंट हो। और इसी के साथ हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट था CDP का, ये समाप्त हो रहा है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप कमेंट में इतना जरूर बताइएगा कि आपका 14 नंबर का था, 14 में टोटल कितना आया? नहीं सॉरी, ये 15 नंबर का था, 15 क्वेश्चन था इसमें। 15 में आपने कितना स्कोर किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबा खैर।